यरूशलेम में आईडीएफ के एक खुफिया अड्डे ओफरेट के पास आग लग गई है। आग बढ़ती चली जा रही है। सीधे सीधे रेजिस्टेंस का हाथ है। इजराइल सख्ते में है। अमरीश मिश्रा स्पीक्स में आपका स्वागत है। मैंने कल आपके जो वीडियो जारी किया था हुदहुद का, उसको जो आप लोगों ने पसंद किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज एक ही वीडियो आएगा जो डेली राउंड अप का। मैं कल फिर कुछ वीडियोस आपके सामने रिलीज करूंगा क्योंकि बहुत देखभाल के चलना होता है। यूट्यूब की तरफ से कोई स्ट्राइक ना आ जाए, वो देखिए आप तो जानते ही, उसमें मुझे कुछ कहने की बात नहीं है कि वो इस पूरी जंग में उनका बायस किस तरफ है। अभी देखिए जो पूरी सिचुएशन है, आज बड़ी बड़ी खबरें। एक तो यरूशलेम में जो आग लगी और उसके पहले क्या हुआ वो मैं आपको बताऊंगा। दूसरी बात यह है कि लेबनान बॉर्डर पे इजरायली टैंक्स मैनूवर करते पाए गए हैं और अभी तक मैनूवरिंग कर रहे हैं। अब वो क्या है कि कई बार वो ऐसे भी मैनूवरिंग करते हैं और लेकिन इस बार खास बात यह है उनकी संख्या जो ऐसे एक सिमुलेशन होता है या जिसको एक तरह से अभ्यास होता है इन्वेजन का, तो उसमें जो टैंक्स हैं वो कभी 15 कभी 20 इस्तेमाल होते हैं। लेकिन आज लोगों ने कई टैंक्स और देखे, मतलब करीब 30 से 35 की संख्या में, और वो चारों तरफ से वो ऐसी मैन्यूवरिंग कर रहे थे कि जैसे लेबनान को जब इन्वेड किया जाएगा तो इजराइल क्या करेगा। तो हो सकता है कि लेबनान से लड़ाई इमिनेंट है। इसमें भी देखिए हिजबुल्लाह ने अपनी तरफ से आज फिर बिरकित रशा जो इजरायली साइट है उसमें जबरदस्त मार की है। उसमें देखिए कम से कम 11 आईडीएफ सोल्जर्स घायल हो गए और 2 बड़े अधिकारी आईडीएफ के वो घायल हैं। इजराइल को एक के बाद एक जो हिजबुल्लाह ने मारा है, लगातार इलाके के इलाके जला दिए, कुछ तो अभी तक बुझ भी नहीं पाए हैं। और आज देखिए फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने जेरूसलम में आग लगा दी। खैर उसके बारे में वो बड़ी जबरदस्त खबर है, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। हिजबुल्लाह की मैं तैयारी आपको बता दूं कि हिजबुल्लाह के जो नसरल्लाह उनके सुप्रीम कमांडर हैं, तो उन्होंने और हिजबुल्लाह ने ये बात पकड़ ली है कि जो हमला इजराइल करेगा वो लेबनान बॉर्डर से एक करेगा, दूसरा साइप्रस से करेगा। साइप्रस एक देखिए ग्रीस और टर्की के पास एक आइलैंड है और साइप्रस जो है वो कभी टर्की का हिस्सा था, फिर उसकी अपनी एक दूसरी तरह की हिस्ट्री है। फिर ब्रिटिश रूल आया 1959 1960 में उसको आजादी मिली, लेकिन अभी भी ब्रिटेन के कुछ बेसेस वहां पर हैं। अभी 2 इस तरह के आइलैंड्स हैं वहां पर साइप्रस में जिनमें ब्रिटिश कानून चलता है, और वहां पर इजराइल उन जगहों को यूज कर चुका है फायर करने के लिए लेबनान पे। तो नसरुल्लाह जो सुप्रीम कमांडर है हिजबुल्लाह के, उन्होंने वार्न किया साइप्रस को, क्योंकि साइप्रस है तो इंडिपेंडेंट कंट्री और साइप्रस में बहुत सारी ऐसी फोर्सेस हैं। अब आप विश्वास नहीं करेंगे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ साइप्रस है जो वहां पर एक मजबूत पोजीशन रखती है, करीब 25 से 30% वोट लाती है। उसने भी अपनी सरकार से कहा है कि कोई भी इस तरह की चीज होगी तो हम उसका विरोध करेंगे। अगर लेबनान पे हमारे सॉइल से हमला हुआ तो हम उसका विरोध करेंगे। तो नसरुल्लाह ने भी कहा है, नसरुल्लाह ने भी साइप्रस को वार्न किया और उनसे कहा कि देखिए अगर ब्रिटिश बेसिस जो वहां है, जो एक तरह से ब्रिटिश, मतलब वहां ब्रिटिश लॉज चलते हैं, साइप्रस का उस तरह से वो हिस्सा नहीं माना जाता है टेक्निकली। अब उसके और क्या टेक्निकल प्रश्न हैं उस पर अभी जाने का वक्त नहीं है, लेकिन मोटा मोटी ये समझ लीजिए। तो नसरुल्लाह ने कहा कि अगर उन आइलैंड से जो इंग्लैंड ओन करता है वहां से अगर फायरिंग हुई तो हम उन आइलैंड्स पे हमला करेंगे, और अगर साइप्रस के अंदर से कोई भी इस तरह की इजराइल ने यूज की जगह, क्योंकि पहले इजराइल कर चुका है और ये चीज अभी मतलब वो साइप्रस के अंदर, मतलब इन 2 ब्रिटिश आइलैंड्स को तो उसने इस्तेमाल किया ही है, इसके अलावा साइप्रस के अंदर भी कुछ जगहों को इस्तेमाल किया है। मोसाद का इन्फिल्ट्रेशन है वहां पर एक बड़े लेवल पे, क्योंकि कम्युनिस्ट वहां पर हैं लेकिन वो ऑपोजिशन में है, विपक्ष में है। तो वहां से तो साइप्रस की सरकार को भी पूरा एक उन्होंने सीधे सीधे वार्निंग नसरुल्लाह ने दी है कि अगर इस तरफ हिजबुल्लाह की तरफ या लेबनान की तरफ आग भी उठाई तो ये समझ लेना कि हिजबुल्लाह तो मारेगा ही, उधर ईरान भी बैठा है और ईरान की भी रीच साइप्रस तक है। तो ये देखिए पूरी एक जो बड़ी बड़ी जो खबरें हैं। हम चलते हैं पहले सबसे किस तरीके से जो आज पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने आज जिस तरह से मारा है, और उसका एक हम लोग राउंड अप ले लेते हैं। उसके बाद हम लोग ये जो आग लगने वाली खबर है और एक और बड़ी वो जो हिजबुल्लाह के जो लेबनान के बॉर्डर वाली खबर है, उसके भी और आयाम हैं जिनके बारे में मुझे आपसे बात करनी है। अभी देखिए आज जो पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस द्वारा जो आज एक्शंस हुए उसमें राफा के
के ईस्ट में जो एक अमिताई जगह है, वहां पर आईडीएफ बटालियन के बैरक्स हैं, वहां पर फायरिंग सीधे पहली बार अमिताई में, वो मतलब एक तरह से बिल्कुल एक इजरायली सेटलमेंट है, और एक बार शायद पहले फायरिंग हुई थी। ये अमिताई में बहुत दिनों बाद पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने राफा से बम्बार्डमेंट किया। उसके बाद दूसरी घटना होती है कि जब उसी अमिताई के थोड़ा आगे राफा के अंदर, वहां पर भी आईडीएफ सोल्जर्स कुछ वहां पर घुसने की कोशिश कर रहे थे, उनके ऊपर भी बम्बार्डमेंट हुआ। और ये सारी चीजें मतलब मशीन गन और आरपीजी शेल दोनों का इस्तेमाल और मतलब दोनों का कोऑर्डिनेशन। उसके बाद देखिए एक अल नजमा राउंड अबाउट है राफा में, उस पर मॉर्टर शेल्स से रेजिस्टेंस ने, पैलेस्टीन रेजिस्टेंस ने फायरिंग की, इजरायली फोर्सेस को वहां से पीछे हटना पड़ा। फिर देखिए सेंट्रल गाजा में, मध्य गाजा में हीरोन ड्रोन, इजराइल ने एक ड्रोन छोड़ा था, उसको जमीन से ही केवल मशीन गन से चला के उस ड्रोन को मार गिराया और अपने कब्जे में ले लिया। अब इसी ड्रोन को वो डिसमेंटल करके एक अपना ड्रोन बनाएंगे और इजराइल के खिलाफ यूज करेंगे। फिर देखिए वेस्ट राफा में 107 मिलीमीटर रॉकेट से लगातार फायरिंग हुई है और वहां भी आईडीएफ सोल्जर्स के घायल होने की खबर है। वेस्ट बैंक में दो बड़े एक्शन हुए। जेनिन में देखिए कई जगह लड़ाइयां हुई और वहां भी आग लगी। जेनिन में कम से कम दो चेक पॉइंट्स, दो इजरायली चेक पॉइंट्स में आग लगी है। उसके बाद जो कफ्र कदम जो ईस्ट ऑफ कलकिलिया में एक शहर है कफ्र कदम पे, वहां पर भी एक आईडीएफ चेक पॉइंट है। उस चेक पॉइंट पे गोली चली है। पहली बार कलकिलिया में इस तरह से हुआ है कि एक चेक पॉइंट पे सीधे हमला हुआ है, और इस हमले में आपको बता रहे हैं कि एक आईडीएफ सोल्जर्स का बड़ा हिस्सा वहां से वापस हो गया, और उसमें कुछ अभी सोल्जर्स बाकी हैं। एक स्ट्राइक की है रेजिस्टेंस ने, और जो बाकी स्ट्राइक्स हैं उसकी तरफ बढ़ रहा है। अब देखिए, अब जो यहां पर एक बड़ी बात आती है हिजबुल्लाह की, मैं बताऊं कि बिरकत रशा जो आईडीएफ का एक साइट है, वहां पर बिरकत रशा में आज हिजबुल्लाह ने बहुत जबरदस्त मार की, और वो ऐसी मार है कि देखिए हिजबुल्लाह लगातार जो है वो हिजबुल्लाह इस तरह से मार रहा है। रोज उसके वीडियोस आ रहे हैं, और कल मैं देखिए वो वाला आपको जो बिरकत रशा का वीडियो है बड़ा यूनिक है, उसको मैं कल जरूर आपको उसके कुछ अंश दिखाऊंगा, जितना मैं दिखा सकता हूं। मतलब जितना जो YouTube के रूल्स परमिट करेंगे उतना मैं आपको दिखाऊंगा। अभी देखिए क्या है कि यमन ने भी आज एक और जहाज पे हमला किया, MSC सारा फिफ्थ। तो ये जो जहाज है ये भी इजराइल से जुड़ा हुआ है, और ये अरेबियन सी में, ये रेड सी में नहीं, अरेबियन सी में यमन ने इस पे बैलिस्टिक मिसाइल मारी, और ये भी कहा है कि ये मैं कोट कर रहा हूं जो यमन का ऑफिशियल स्टेटमेंट है, वी अचीव्ड अ डायरेक्ट हिट एंड वी यूज्ड अ न्यू बैलिस्टिक मिसाइल दैट हैज जस्ट एंटर्ड सर्विस। हमने एक नई बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया जो अभी हमारी सर्विस में आई, मतलब उसके पास आई है, उससे या तो उसने बनाई है या उसने अडेप्ट की है। उसके बाद अब आते हैं हम लोग कि हाँ, एक इराकी रेजिस्टेंस ने इलियाद जो इजरायली शहर है, इराकी रेजिस्टेंस ने, अब वो करीब आप देखिए तो इराक से 1000 किलोमीटर के ऊपर का वो डिस्टेंस है, 1000 किलोमीटर के ऊपर का डिस्टेंस है इराक और इलियाद में। और इराक के किसी और बेस में, मतलब और डीप इंटीरियर में जाइए, मैं तो बगदाद से बता रहा हूं कि 1000 के ऊपर के 1100 ये करीब 1100 किलोमीटर का उसमें डिस्टेंस है। और वहां पर एक अपने बेस से वहां पर इराकी रेजिस्टेंस ने इतनी दूर से मारा है, और इलियाद में जाके वो सीधे ड्रोन लगे हैं, और उससे इजराइल को नुकसान हुआ है, उसमें कुछ सेटलर्स घायल हो गए हैं। ये देखिए एक बड़ी बात हो रही है। अब हम देखिए इसमें आते हैं कि जो जेरूसलम में आग लगी उसके पीछे मामला क्या हुआ। मामला ये हुआ कि एक अल इसाविया टाउन है जो कि ईस्टर्न अल कुछ, मतलब जेरूसलम के ईस्ट में अल असाविया एक टाउन है, वहां पर फिलिस्तीनी भी रहते हैं। तो आईडीएफ फोर्सेस ने वहां पर अटैक किया, और उनको ये विश्वास नहीं था, उनको इसका इल्म नहीं था कि अल इसाविया में किसी भी तरीके का कोई रेजिस्टेंस होगा। लेकिन हुआ क्या,
अल इसाविया के अंदर से गोली चलने लगी, दोनों तरफ से गोली चलने लगी। अच्छा, वहां का जो रेजिस्टेंस था उसको नहीं पता था कि जो ऑफरेट, जो सीक्रेट साइट है आईडीएफ का, वो उसी के पास है। और इस पूरे गोलाबारी में क्या हुआ कि आधे घंटे चली, 45 मिनट चली। उसके बाद जो पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस है वो मोलोटोव कॉकटेल्स भी फेंकने लगा, और मोलोटोव कॉकटेल जो हैं वो इजरायली सोल्जर्स की तरफ वो फेंक रहे थे। उनको नहीं पता था ये बात कि वहीं पर उसी के पास एक सीक्रेट मिलिट्री साइट है इजरायली की। और मोलोटोव कॉकटेल्स जब रेजिस्टेंस फेंकता है ऑर्गेनाइज वे में, एक तो जो आम जनता चलाती है, मान लीजिए उसने कुछ मोलोटोव कॉकटेल्स फेंके फिर पीछे हटी, लेकिन जो रेजिस्टेंस एक अपनी जो गोलियां चलाता है उसके साथ कोऑर्डिनेट करके जो मोलोटोव कॉकटेल चलाता है, बहुत ही खतरनाक होते हैं। कई इजरायली जो सोल्जर्स हैं उससे घायल हो चुके हैं, और कम से कम 100 से ऊपर, करीब 110 इजरायली सोल्जर्स वो डीप बर्न्स उनको हो चुके हैं। मतलब 7 अक्टूबर के बाद से 110 इजरायली सोल्जर्स को किसी मतलब मिसाइल या मशीन गन या किसी मोटर बॉम्ब ने नहीं, बल्कि इन मोलोटोव कॉकटेल्स ने उनको पूरा मतलब जला दिया है। अब क्या है कि ये जो मोलोटोव कॉकटेल्स है ये उसी ऑफरेट साइट के आसपास लगे, और बड़ी संख्या में, क्योंकि वो बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से मारते हैं। जैसे एक आर्मी मतलब एक गोली चलाती है, एक फॉर्मेशन में एक बड़ी लाइन है, उसमें लगा ऐसे, उसने एक लाइन ने चलाया, कम से कम 150 लोगों की लाइन है, एक लाइन ने चलाया, वो पीछे हटे, दूसरी लाइन आई, उसने चलाया। उसी तरह से मोलोटोव कॉकटेल बड़े डिसिप्लिन वे में रेजिस्टेंस फेंकता है, और ये चीज लगातार हो रही थी। तो उसी में ऑफरेट जो साइट है उसमें आग लग गई। और फिर क्या हुआ, वो आग में इतनी भयंकर लगी, आईडीएफ जो वहां पर अल इसाविया में जो आईडीएफ फोर्स हमला कर रही थी वो तो पीछे हट गई, भाग गई। 25 जो हैं वो अग्निशमन दल, जो इस तरह के फायर जो व्हीकल्स हैं, जो फायर एक्सटिंग्विशिंग व्हीकल्स हैं, वो वहां पहुंच गई। उन्होंने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन ये आग बढ़ती जा रही, और अभी तक बुझी नहीं है। ये आग देखिए, ऑफरेट से लेके फिर हिब्रू विश्वविद्यालय, हडासा हॉस्पिटल, अल इसाविया, पूरे उस एरिया में अल इसाविया को भी उसने अपनी गिरफ्त में ले लिया, और माउंट स्कोपस, ये देखिए मैं फिर पढ़ रहा हूं, हिब्रू विश्वविद्यालय, हडासा हॉस्पिटल, अल इसाविया और माउंट स्कोपस तक ये आग फैल गई। और अगर आप इस पूरे एरिया को देखिए, अगर इस पूरे रीजन को आप देखिए, तो इसमें देखिए एक बड़ी बात यह है कि हो सकता, मतलब ये तो भाई मोलोटोव कॉकटेल से इस तरीके से ये मतलब आग जलनी शुरू हुई, ये इजराइल भी इस बात को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन रेजिस्टेंस का एक सीक्रेट हमला भी हो सकता है। रेजिस्टेंस ने ये कहा था कि कुछ अब जो होगा वो उससे भी बड़ा होगा। और ये देखिए, ये जो बात है कि एक तरफ उसने आईडीएफ के फोर्सेस को, उसके रेगुलर फाइटर्स एंगेज कर रहे हैं, और इसी बीच उसकी 3-4 लोगों की जो सीक्रेट यूनिट है, जो एक्सप्लोसिव्स में डील करती है, या जिनको हम लोग माइनर्स और सैपर्स कह सकते हैं, जो कन्वेंशनल मिलिट्री उसमें उनको माइनर्स और सैपर्स कहा जाता है, उसने इस तरह से इन्फिल्ट्रेट करके और ऑफरेट जो सीक्रेट आईडीएफ साइट है उसमें आग लगा दी। और इस तरह से आग लगाई क्योंकि जिस पैटर्न से वो फैल रही है, अब इजरायलियों को भी एक बयान मैं देख रहा था अभी कुछ घंटों पहले का, जिसमें इजरायली भी इस बात को मान रहे हैं और कह रहे हैं कि ये नॉर्मल आग नहीं है, ये बिल्कुल प्लान तरीके से लगाई गई है, इसमें रेजिस्टेंस का हाथ हो सकता है। इस तरह की बातें आना शुरू हो गई, और ये रेजिस्टेंस की मैं बहुत बड़ी कामयाबी मानता हूं, क्योंकि देखिए मिलिट्री एंगेजमेंट्स में इस तरीके से 1854 में जो क्रीमियन वॉर हुई थी रशिया और ब्रिटेन के बीच, और जिसमें टर्की भी इन्वॉल्व हुआ था, फ्रांस भी इन्वॉल्व हुआ था, तो उसमें भी क्रीमियन वॉर में एक सीक्रेट ब्रिटिश साइट जो रशियन सैपर्स एंड माइनर्स थे 1854 में, उन लोगों ने उसको जला दिया था, और वो एक मतलब उससे काफी आग काफी लंबे दायरे तक फैल गई थी, और जिससे ब्रिटेन को और फ्रांस को जो मिलकर लड़ रहे थे उनको बड़ा नुकसान हुआ था। अब ये सेवस्टोपोल की लड़ाई है, उसकी बात है। अब देखिए यहां जो ये बात आई है, ये भी देखिए वियतनाम वॉर में एक बार एक और घटना हुई थी नॉर्थ वियतनाम में, जब वहां पर अमेरिकन फोर्सेस कुछ घुस गई थी, तो वहां पर भी इस तरह से आग लगाई गई थी, और उसके बाद वो आग ने कम से कम 2 अमेरिकन कैंप्स को उस आग ने जला दिया था। लेकिन ये जो हो रहा है ये ज्यादा बड़े एरिया में हो रहा है, और इसका जो असर है
ये देखिए आप तसव्वुर नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एक मतलब इजराइल इस तरह की चीज़ों से लड़ने का आदी ही नहीं है। क्योंकि दिस इज लाइक अ सेबोटाज। जैसे सेबोटाज होता है, आपने सेकेंड वर्ल्ड वॉर की फिल्म देखी होंगी, उसमें जो या एलिस्टर मैकलीन की नॉवेल्स पढ़ी होंगी, जिसमें जो इस तरह के कमांडोज होते हैं वो घुस के पूरा बिल्कुल सेबोटाज उन्होंने उनको दिखाया जाता है। वे ईगल्स डेयर वगैरह जैसी जो फिल्म्स हैं, और गन्स फ्रॉम नेवरॉन मुझे याद आ रहा है, इस तरह की फिल्म जिसमें कमांडो यूनिट जाके जर्मन फैसिलिटीज को डिस्ट्रॉय करती हैं, आग लगा देती हैं, पूरा मतलब ध्वस्त कर देती है। उस तरह का ये एक्शन है। ये अपने आप में यूनिक है, और ये पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने इस चीज को किया, ये और भी यूनिक है, क्योंकि उसके पास जो सीमित साधन है, अपने सीमित साधनों में आज मुझसे कुछ एक बहुत ही ज़हीन एक हमारी उसमें एक्स में हमारी फॉलोअर है, मैं भी उनको मैं भी फॉलो करता हूँ। तो उन्होंने भी हमसे पूछा था कि भाई हमास के लोग जो अभी वहाँ स्टारवेशन फैला हुआ है, और हमास के लोग कैसे खाने पीने का इंतजाम कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया है कि वो तो सिविलियंस को भी कहीं ना कहीं अपना जो उनकी रसद है, वो सिविलियन जो गाजा के सिविलियंस हैं उनसे भी शेयर करते हैं। तो मैंने यही कहा था कि भाई जो बहुत सारे रूट्स हैं वेस्ट बैंक में, जो जॉर्डन से भी, उसमें जो अंदर की फोर्सेस हेल्प कर रही है रेजिस्टेंस को, इजिप्ट से भी और लेबनान से भी, वो सीक्रेट टनल से वहां पर इस तरह की रसद पहुंच रही है। तो अब ये जो पूरा इस ऑपरेशन में जो इम्प्लीमेंट्स यूज हुए हैं, या जिस तरीके से उसको आग को फैलाया गया एक सीक्रेट साइट के इजरायली सीक्रेट साइट के पास से, तो वो देखिए उसमें 100% उसमें स्पेशल एक टेक्निक और कोई ना कोई स्पेशल वेपन उसमें यूज हुआ है। अब वो वेपन भी देखिए इन्हीं एरिया से स्मगल हुआ हो, और वो हमास के पास पहुंचा होगा। तो हमास देखिए लगातार अपने को अपग्रेड करता जा रहा है, लगातार वो लड़ाई के स्तर को बढ़ाता चला जा रहा है। अब देखिए जो ये एक जो बड़ी बात है कि इजराइल के अंदर आप सोचिए क्या हो रहा है। इजराइल लेबनान से लड़ाई की बात कर रहा है। नेतन्याहू की पत्नी, नेतन्याहू की वाइफ सारा नेतन्याहू, उन्होंने एक बयान दिया 25 जून को। क्या हुआ कि एक टेप लीक हो गया, और वो उस टेप में क्या हो रहा था कि सारा नेतन्याहू जो कुछ होस्टेजेस जो छोड़ दिए गए हैं, और बाकी होस्टेजेस जो हमास के पास अभी भी है, उनके परिवार से मिल रही थी। उनके परिवार से उस मीटिंग, वो एक क्लोज डोर मीटिंग थी, किसी ने रिकॉर्ड करके उसको लीक कर दिया। उसमें सारा नेतन्याहू क्या कह रही हैं, वो ये कह रही हैं कि मेरे हस्बैंड यानी बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ इजरायली जो बड़े कमांडर्स हैं वो कू करने वाले हैं। उन्होंने कू करने की कोशिश की, उसको हटा के आईडीएफ के जो बड़े कमांडर्स हैं वो इजराइल का शासन अपने हाथ में ले लेना चाहते हैं। यही बात तो मैंने आपसे कही थी। यही बात मैंने आपसे कही थी कि लगातार जो आईडीएफ के अंदर, और लोग उस समय कह रहे थे, ठीक है उनका व्यू हो सकता है, वो उस समय कह रहे थे कि भाई ये संभव नहीं है, और सब वहां देखिए ऐसा नहीं है। कोई भी चीज आप विज्ञान को समझिए, जो डायलेक्टिकल एक जो लॉज होते हैं हिस्ट्री के, उसको समझिए। हर एंटिटी में वो बिना अंतर्विरोधों के कोई एंटिटी नहीं, कोई भी, चाहे वो मतलब एक तरफ पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस है, उसके अंदर भी अंतर्विरोध है। इजराइल अगर दूसरा एक कैंप है तो उसके अंदर भी अंतर्विरोध है। लेकिन पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस के जो अंदर जो अंतर्विरोध है वो फ्रेंडली अंतर्विरोध है। वो जैसे आपस में जो एक ही राय वाले लोग, उनके बीच जो डिफरेंस होते हैं, उस तरह के जो इजराइल में जो डिफरेंसेस हैं, जो इस तरह की बड़ी सुपर पावर में जो डिफरेंसेस होते हैं, तो वो फ्रेंडली नहीं होते हैं, वो फिर एंटोगनिस्टिक होते हैं। तो पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस के जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं वो नॉन एंटेगोनिस्टिक हैं, इजराइल के जो हैं वो एंटेगोनिस्टिक है। और ये एंटेगोनिस्टिक कॉन्ट्रडिक्शंस, ये जो सीधे सीधे एक भिड़ंत की तरफ ले जा रहे हैं, ये सारा नेतन्याहू ने खुद कहा है। और उसके बाद नेतन्याहू के लड़के ने भी इस तरह के बयान वो पहले भी देता रहा है, जिसमें इजरायली आर्मी को उसने काफी बुरा भला कहा, और ये कहा कि 7 अक्टूबर के लिए वो जिम्मेदार है, मेरे बाप जिम्मेदार नहीं है। इस तरह की बातें भी लगातार होती चली जा रही है। और अभी कुछ ही दिन पहले डैनियल हगारी जो आईडीएफ के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने बयान दिया था और ये कहा था कि हमास को हराना असंभव है, वो एक विचार है, उसको नहीं हराया जा सकता। उसके बाद अभी ये जो टेप लीक हुआ, इसके बाद भी इजरायली ऑफिशियल्स का स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने कहा
कि ये जो पूरी बातें हो रही हैं कि हमास को हम ये कर देंगे वो कर देंगे अभी भी, और आप लेबनान से लड़ने जा रहे हैं, यहाँ हमास से आप लड़ नहीं पा रहे हैं, इस तरह की जो पूरी राजनीति है इसने इजराइल को बर्बाद कर दिया। ये उनके लोगों का खुद का कहना है। और एक बात सुनिए, करीब 42 रिजर्विस्ट जो ऑलरेडी एक राउंड गाजा में लड़ चुके हैं और फिर उनका रेस्ट का पीरियड खत्म हो गया, वो वापस आईडीएफ में बुलाए जाएंगे। 42 सोल्जर्स, उसमें मर्द भी हैं औरत भी। तो वहां उन लोगों ने एक चिट्ठी लिखी है और यह कहा है कि हमको दोबारा अगर बुलाया जाएगा तो हम नहीं जाएंगे। और जब उनसे पूछा गया, हारेट्स अखबार जो इजराइल का सबसे लिबरल अखबार जो माना जाता है, वो इजरायली पॉलिसीज के साथ बट एंटी नेतन्याहू है, तो हैरेट्स ने इस चीज को जब उनसे पूछा कि वजह क्या है, तो उसमें से एक सोल्जर ने कहा कि हम जब पिछले मिशन पे थे गाजा के अंदर, तो हम एक घर को हमने कब्जा किया, फिलिस्तीनी घर को। उसको जब हम छोड़ने लगे तो हमारे कमांडर ने कहा इसको उड़ा दो, बिना किसी, उस घर में कोई था नहीं, कुछ नहीं था, उसको उड़ा दो। तो उसने कहा मुझे ये बात बड़ी अटपटी लगी कि ये चीज ठीक है, मतलब हम क्या इस तरह की लड़ाई हम लड़ रहे हैं कि हमको जो मिलेगा हम उसको मारते चले जाएंगे। घर को उसने कहा उड़ा दो। इस बात से बितक गया जो इजरायली सैनिक है। दूसरी बात एक और इजरायली सैनिक ने कहा कि एक झड़प हुई फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस से, उसके बाद कुछ बच्चे जा रहे थे और उन बच्चों को जब इजरायली फौज मतलब लौट रही थी पिट के, तो कुछ बच्चे दिखे। कमांडर ने कहा कि इन पे गोली चला दो और वहां पर उसने रिफ्यूज कर दिया, उसने कहा नहीं चलाएंगे। और उसने कहा कि अब हम दोबारा जाएंगे आईडीएफ, दोबारा हमको अगर फिर से ड्यूटी करने भेजा जाएगा और गाजा भेजा जाएगा तो हमारी जान को खतरा हो सकता है, हमको मारा जा सकता है। इसी तरह के कुछ महिलाएं हैं जो आईडीएफ की सोल्जर्स हैं, आप तो जानते हैं वहां पर महिलाएं भी मतलब रिक्रूट होती हैं। उनका भी स्टेटमेंट था कि हमें जो है अपने जो कुछ बेसिक फैसिलिटीज हैं उसको लेके हमें सेक्सिज्म का सामना करना पड़ा। मतलब जैसे जो पीरियड्स वगैरह होते हैं या इस तरह से होते हैं, तो वो इजरायली जो मेन सोल्जर्स हैं या जो कमांडर्स हैं, सोल्जर्स का उन्होंने कहा, जो कमांडर्स हैं उन्होंने कहा वो उनके प्रति एक खराब नजरिया रखते हैं। कोई इस तरह की फैसिलिटीज जब हमको जरूरत होती है तो हमको नहीं दी जाती और हमें बहुत सारी चीजें दूसरों के सामने करनी पड़ती है। तो इस तरह का देखिए ऐसे ऑब्जेक्शन सामने आ रहे हैं। भाई सवाल ये है कि अब महिलाओं को रिक्रूट करना, उनको भेजना, ये तो सब इजराइल के स्टेट का एक डिसीजन है ना, और उनको इस तरह के बिल्कुल इंटेंसिव कॉम्बैट जोन में भेज देना, ये भी नहीं कि उनको पीछे रखना और उनको जैसे नर्सिंग में या और बाकी चीजें हैं उस वहां तक सीमित रखना। उनको एकदम सीधे आप लड़ाई में झोंक रहे हो और बिना ये समझे कि एक महिला है, वो एक अलग जेंडर है, उनकी अपनी जरूरतें हैं, तो उसको युद्ध में आप भेज तो रहे हैं, लेकिन उसको पूरा करने के लिए आपने व्यवस्था की है। ये सारी चीजें देखिए एक बड़ा इशू एक मतलब इशू बन के उभर रही है। उसके बाद देखिए आज और 2-3 बड़ी खबरें हैं कि एक तो नॉर्वे ने जो कैटरपिलर फर्म है इजराइल की जो D9 बुलडोजर बनाती है, उसमें जो इन्वेस्टमेंट उसका मिलियंस ऑफ डॉलर्स का था, आज नॉर्वे ने उसको रोक दिया। दूसरी बात देखिए जो दागिस्तान में जो रशिया के ऊपर हमला हुआ और जिसमें जैसे एक हमला पहले हुआ था मॉस्को में, उसमें आईसिस का हाथ था। ये इस हमले में भी दागिस्तान में आईसिस का हाथ सीधे सीधे उभर के सामने आ गया है और यही इन लोगों को भी यूक्रेन ने ही भेजा था। रशिया में एक और जगह यूक्रेन ने इस तरह की आतंकवादी कार्रवाई करने की कोशिश की, तीसरी जगह। और दागिस्तान में तो करीब जो 6 मिलिटेंट्स थे, वो 6 लोग थे, 6 मार दिए गए। और वो वही बात है कि यूक्रेन की तरफ भाग रहे थे वो। और वहीं पर उनको पकड़ के जो रशियन फोर्स से जो एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ वहां पर हुआ। और देखिए दागिस्तान एक बड़ा सेंसिटिव एरिया, बिल्कुल रशिया का जो सदर्न टिप है वहां पर है। उसके बाद अजरबैजान है और जॉर्जिया है। तो वो मतलब जो कि अब पहले रशिया के हिस्से थे लेकिन अभी इंडिपेंडेंट है। दागिस्तान रशिया का हिस्सा है, लेकिन दागिस्तान और एक मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है और वहां ये कोशिश थी कहीं ना कहीं, और इसको लेके बड़े बड़े जो चेचेन मुस्लिम लीडर्स हैं उनके बयान भी आए कि ये देखिए यूक्रेन और अमेरिका द्वारा जो कम्युनल हार्मनी है, जो दागिस्तान में कम्युनल हार्मनी, कई धर्मों के लोग रहते हैं, क्योंकि जो हमला हुआ उसमें जो 2 जो रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्चेज हैं उन पे भी हमला हुआ।
कुछ सिनेगॉग्स पे भी हमला हुआ, दिखाने के लिए कि हम इजराइल के साथ नहीं हैं, तो कुछ सिनेगॉग्स पे भी हमला किया उन्होंने। लेकिन मरने वालों में सारे के सारे क्रिश्चियंस हैं, सारे के सारे क्रिश्चियन। इजराइल अपना ड्रामा कर रहा है कि देखिए हमारे लोगों पे हमला किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ के जो यहूदी हैं दागिस्तान के, वो मुस्लिम्स के साथ सदियों से रह रहे हैं, आज से नहीं, उनका करीब 1000 साल बल्कि 1500 साल पहले वो आए थे और इसी एरिया में रह रहे हैं। और वहाँ पर कोई इस तरह की बात ही नहीं है, वहाँ से कोई इजराइल गया भी नहीं है, कभी भी नहीं गया। मतलब जैसे बहुत सारी जगहों से लोग, भारत तक से कुछ लोग चल दिए इजराइल में रहने, तो दागिस्तान से, जबकि वो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया, कोई वहाँ से कोई इस तरह का जूइश माइग्रेशन नहीं हुआ है। फिर भी देखिए वहाँ पर पूरी कोशिश हुई कि कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब करें, कुछ आईसिस के लोग भाड़े पे किए गए और उसमें कुछ जो वहाँ के कुछ ऑफिशियल्स हैं उनका भी इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि उसमें उसके भी एक बड़े ऑफिशियल के दागिस्तान के उसके 2 लड़के और एक नेव्यू, वो भी इन मिलिटेंट्स में पाए गए हैं। वो मारे गए हैं कि नहीं ये भी कंफर्म नहीं है, लेकिन वो भी इनका मतलब इनको कोऑर्डिनेट करने में उनका भी रोल था, या वो हो सकता है जमीन पे भी मौजूद हो एज फाइटर्स। तो ये जो देखिए बात है कि एक बड़े लेवल पे मोसाद के पास जो इतने सारे रिसोर्सेज उसने पेनिट्रेट कर रखा है, साइप्रस से लेके दागिस्तान तक को, और वो पूरे अपने पत्ते खोल रहा है। रशिया को वो पूरी तरह से वेस्ट अमेरिका हैरेस करना चाहता है, नेटो हैरेस करना चाहता है, और ये नेटो और यूएस और इजराइल का जो अलायंस है, ये पूरे जो रशिया में ये अशांति फैलाना चाह रहा है। और ये देखिए इनकी नज़र जो है उसके बाद साउथ एशिया पे भी पड़ेगी, साउथ एशिया में भी ये पूरा, तो पूरी दुनिया के लिए इस समय यूएस, नेटो और इजराइल का जो एक अलायंस है, ये पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है और इसमें पूरी दुनिया को मिल के लड़ना होगा। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।